सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम ध्रुव है। ये हैं मुंबई महाराष्ट्र से। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। 2006 इनका डेट ऑफ बर्थ है। मीन लग्न के होत नर सदा दुखी। मैंने एक कविता पढ़ी थी, विभिन्न लग्नों के बारे में एक एक लाइन उसमें मैंने बात कही थी। वो यूट्यूब पर पहली बार ऐसे प्लेलिस्ट में वो कार्यक्रम रखा हुआ है, आप जाकर के चाहें तो देख सकते हैं। उसमें 12 लग्न के बारे में चर्चा करी गई है कविता के साथ साथ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सूर्यार्घ प्लेलिस्ट और एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, ये सब चेक कर लीजिए। आइए, मीन लग्न की कुंडली और चंद्रमा दशम स्थान में, ये बहुत अच्छा होता है। गुरु ने सूर्य को देखा है, विदेश भाव को देखा है और धन भाव को देखा है। मतलब गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे, गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पे और गुरु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे सूर्य को देख रही है, जो इस कुंडली के षष्ठेश हैं। और व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो 6वें भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके भी घर में परिवार में कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो आपको कैसे चेक करनी चाहिए। उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्र केंद्र में है, ये बहुत अच्छी बात। साथ ही साथ 6वें भाव के अधिपति केंद्र में है और गुरु से दृष्ट हैं, ये बहुत अच्छी बात। चतुर्थ भाव के अधिपति बुध, शनि और मंगल के कारण हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति को पिता माता का सुख थोड़ा कम मिलता है, उससे दूर होता है, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। दूर रह करके, विदेश रह करके धन कमाने का योग बनेगा, नौकरी भी पाले। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। वैचारिक मतभेद अपने आप से ही उसके दिमाग में चलते रहते हैं। कई दफ़ा चीज़ें बदलाव में बार बार लगातार आती हैं। ये शनि और मंगल के साथ बुध का बैठना व्यक्ति को डॉक्टर तो बना देगा, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव भरे पल कभी भी कम ना हो, ये हमेशा चलता रहे। या फिर जातक बहुत अच्छे रास्ते पे है, अपने बिल्कुल लक्ष्य पे जा रहा है, पर उसी के पैरेलल उसके साथ एक और भी चीज दिमाग में आ जाएगी जो उसके मेन स्ट्रीम को खोखला करेगी, यहां पे ये इस कुंडली की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपकी भी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ किसी पापक ग्रह का संयोग होता हो तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। अपने निर्णय के बार बार बदलने से रुक जाइए, स्थिर रहिए, शांत रहिए, पवित्र रहिए। मंदिर दर्शन, देवताओं का पूजा, देवताओं की आराधना, देवताओं की पूजा, ये सब बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि आपने जब विचार किया इस कुंडली में, बहुत अच्छी बात, अगर आपकी भी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो समझ जाने की आवश्यकता है कि व्यक्ति विकसित है, बुद्धिमान है। लेकिन हाँ, कई बार यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिल करके सब नष्ट प्राय हो जाती है, छूट जाती है या खत्म हो जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पिता और अपने माता से, विशेषतया इनकी कुंडली में पिता माता का सुख थोड़ा सा कम देख रहा हूं। एक बात मैं इस कुंडली में कहूंगा, लग्न के अधिपति अगर आपकी भी कुंडली में 6वें भाव में गए हैं तो, या 8वें भाव में गए हैं तो आपको बार बार उठने की आवश्यकता पड़ेगी। यह हो सकता है कि आपको थोड़े चालू प्रवृत्ति के बना दे। चालू प्रवृत्ति का मतलब समझते हैं? गुरु तुला राशि के अगर बैठे हों तो व्यक्ति व्यवसायिक नेचर से प्रकोपित हो जाता है। मतलब अब वो हर एक चीज में, हर एक काम में अपना फायदा पहले देखेगा। भाइयों के साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे, पर भाइयों को कई बार कष्ट हो जाता है। कई बार ऐसी कुंडली जो इसमें प्लेसमेंट जो बने हैं, जैसे बुध के साथ शनि मंगल, गुरु का अष्टम में जाना, राहु केतु का प्रभाव, शुक्र वृषभ राशि से बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं, 6वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं, तो पिता का सुख तो मिल जाता है। पर कई दफा व्यक्ति को जब तक उसके माता पिता, अपने माता पिता रहते हैं तब तक उसका भाग्योदय नहीं होता, और जब उनका देहावसान हो जाता है तब जाकर के उनका भाग्योदय होता है। ऐसी कई बार ये बातें लिखी गई हैं। हाँ, लग्न के अधिपति अष्टम में, सावधान, और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति पैसे को महत्वपूर्ण मानता है, पर पैसे से भी ज्यादा जातक के लिए
पद और प्रतिष्ठा और अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना उसके लिए बहुत बड़ी और अहम बात है, महत्वपूर्ण है उसके लिए। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा, इससे जातक के पास सरकार, सरकारी संपत्ति, पिता, पैतृक संपत्ति, माता और पिता माता का सुख कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ये दक्षिणायन के सूर्य हैं, इस वजह से यहाँ पे कई बार घर के बाहर से या बाहर से ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर व्यक्ति जलता रहता है। हालांकि दशम स्थान के सूर्य का देख लेना या दशम स्थान पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति बहुत उत्तम क्षेत्र में पारंगत होता है। दशम स्थान में चंद्रमा खुद का रोजगार करने को बल देते हैं और गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में अगर तुला राशि पे बैठे हुए या गुरु कम से कम अगर सूर्य को देखेंगे तो व्यक्ति को चरित्रहीन नहीं बनने देंगे, चिंतन करने वाला बनाएंगे। ये कुछ चीजें मैं एक बात बता दूं, इनका जन्म वर्षा ऋतु में, इस वजह से दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार बनेंगे। सोमवार को जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति शांत और प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल ही भेद बनते हैं। ये भाव इनका गड़बड़ है क्योंकि बुध कर्क राशि में और यहां के अधिपति चंद्रमा दशम में जाकर के व्यक्ति के करियर को और व्यक्ति के पिता के करियर को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बना रहे हैं। साथ ही साथ इस भाव पे सूर्य की दृष्टि है जो रोगेश है, रोग भाव के अधिपति ने पिता भाव को और पंचम भाव को देखा है। इस कारण से माता का सुख, पिता का सुख और पिता को रोग, ये तीनों कमजोर, पिता को रोग हो जाए, माता का सुख कम हो जाए, लोगों का प्रेम कम हो जाए या रिकॉग्निशन देर से मिलती है, मिलेगी जरूर क्योंकि चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। आप लोग समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं, ऐसे ही खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मैंने क्या बात कही, अगर कभी भी चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए जैसे कि यहां पड़ रही है तो व्यक्ति रिकॉग्निशन अवश्य प्राप्त करता है। अगर गुरु तुला राशि के बैठे हों तो व्यक्ति को व्यापार भी आगे चलेगा। अगर चतुर्थ भाव के अधिपति पापक ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं तो आपको अपने हृदय क्षेत्र, पिता का जो पेट के नीचे का एरिया होता है, मतलब नाभि के नीचे का क्षेत्र, वो और कई बार पिता को भी बहुत जल्दी जल्दी बेचैनी होती है, मतलब वो इत्मीनान नहीं रख पाते। ऐसा संभव है क्योंकि यहां पे सूर्य बैठा है और यहां से बैठ करके उसने पिता भाव को देखा है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता डालने वाला और व्यक्ति के पिता को व्यक्ति के लिए चिंतित करने वाला बना देता है। ऐसा क्योंकि यहां पे चंद्रमा बैठे हैं जो बिल्कुल पूर्णतया हैं, मतलब पूर्णिमा, और अब वो कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ने वाले हैं। संपूर्ण अमावस्या और संपूर्ण पूर्णिमा बहुत अच्छी नहीं होती कुछ मामलों में, हाँ बहुत अच्छी नहीं, जैसे यात्रा करने में बहुत अच्छी नहीं होती। तो उसी तरीके से अब यहां से जो आगमन होने वाला है वो अब तो चंद्रमा के आने वाले हैं कृष्ण पक्ष में। इस कारण से कई बार शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा भी थोड़े दोहन करने वाले हो जाते हैं कुछ मामलों में, जैसे मेंटल स्टेबिलिटी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, मातृ सुख के मामले में, कुछ मामलों में ऐसे परेशान करते हैं। नवांश कुंडली में गुरु राहु और केतु के संपर्क में, यहां पे गुरु राहु और केतु के संपर्क में नहीं है, मंगल की दृष्टि है जो कि इस कुंडली का भाग्येश है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपकी भी कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति पंचम में बैठा है तो इसे समझ लीजिएगा कि व्यक्ति के पास पूर्वजों का बल है, भाग्य का बल है, चरित्र का बल है, धर्म का बल है, अपने पितरों का आशीर्वाद का बल है, मंत्र है। पर हां ये बात है कि थोड़ा कम है क्योंकि शनि के साथ मंगल जब बैठेंगे और नीच के बैठेंगे, हालांकि उनका नीच भंग चंद्रमा के केंद्र में जाने से हुआ है, तो नवम भाव के अधिपति का नीच भंग होना, इसका अर्थ है कि प्रथमतया तो नवम भाव के अधिपति नीच के हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को पिता का सुख देर से मिले या पिता थोड़े से अलग तरीके के होते हैं जिसके साथ बैलेंस बनाने की आवश्यकता है या जिसको सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। यह जातक ही स्वयं कर सकता है। अगर पिता आपके लिए चिंतित हैं, पिता को श्योर करिए। अपना कार्यक्षेत्र में किसी भी तरीके के भटकाव को लेकर के कितने आप निश्चिंत हैं, इसको श्योर करिए। आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग हैं, मैंने इस पे 5 कार्यक्रम बना रखे हैं बहुत पहले। चतुर्थ भाव के अधिपति अगर पापक ग्रहों के साथ हो, छठवें भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह के साथ या युति हो या उनसे देखे जा रहे हों, चतुर्थ भाव में अगर छठवें भाव के अधिपति बैठे हों, छठवें भाव के अधिपति पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव हो,
तो जैसे पीछे शुक्र और आगे बुध, तो षष्ठेश शुभ कर्तरी में हो गए, पर सूर्य के ठीक आगे शनि मंगल बैठे हैं, ये भी एक अच्छी बात होगी। और सबसे अच्छी बात कि चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि। ऐसे कुछ मामले, अष्टम भाव पे गुरु का प्रभाव, छठवें भाव के अधिपति पे चंद्रमा का प्रभाव, ये सब जातक को डॉक्टर बनने वाले बना रहे हैं। यहां पे केंद्र का खाली होना व्यक्ति के जीवन में भटकाव का संकेत देगा और एक बार में आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने से तितर वितर करना चाहता है। ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के सूर्य बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, पर जैसे जैसे आप उस जातक के घर पे, जैसे जैसे आप उस जातक के अंदर पहुंचेंगे, तब आपको कमजोरी दिखने लगेगी और स्पष्ट होने लगेगी कि जातक कितना कमजोर और कितना बलवान है। बाहर से वो बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखेगा, पर अंदर उसमें खेल चलते रहते हैं जिसमें वो निरंतर हार रहा होता है। इसको ठीक करने के लिए पिता से निरंतर वार्तालाप, माता से निरंतर वार्तालाप और मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को पीले पुष्प की माला और अगर हो सके तो बजरंगबली के अत्यधिक मात्रा में जप या हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए अत्यधिक मात्रा में। ये बात मैंने इतनी बताई। धन भाव की स्थिति नीच की है, लेकिन गुरु की दृष्टि है और धन भाव के अधिपति मंगल से गुरु केंद्र में है। इसे अच्छी बात कही जाएगी। व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी और ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन हाँ, अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या बन रही है तो उसमें एक बात हो सकती है, गुरु के अष्टम में जाने के कारण कई बार व्यक्ति अनस्टेबल होता है। ये एक सामान्य सी बात है। और चतुर्थ भाव के अधिपति शनि मंगल के होने के कारण कंसंट्रेशन बिलो होता है। इस वजह से व्यक्ति अपने पूरे किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसको ठीक करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। महापुरुषाय नमः, मैंने ये बात कार्यक्रम में भी कही है। पराक्रम भाव ठीक बना है, भाग्य बल ठीक है, चतुर्थ भाव डॉक्टर बनाने के लिए काफी होगा और यहाँ पे व्यक्ति को रोजगार और साथ ही साथ अपने खुद के काम और नौकरी, इन सब चीजों में पिता के सहयोग और माता को थोड़े कठोर और कड़वा होने के मामले में ये पक्ष ठीक है। पंचम भाव में प्रेम कम मिलेगा, माता पिता का सुख थोड़ा कम है, दूरी बनी रहेगी। भविष्य में व्यक्ति माता पिता की सेवा करेगा अवश्य, ये पक्की बात है। छठवें भाव के अधिपति यहां पे, इससे पिता का साहस बल जातक के ऊपर निर्भर करता है और वो बहुत ही प्रेम पाने वाला होता है। यहां पे थोड़ी कमजोरी हो रही है, पर यहां पे ये भाव ठीक हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास सुख है, चरित्र है और साथ ही साथ उसकी विश्वसनीयता और सरकार के साथ उसके संबंध, बड़े लोगों के साथ उसके संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे। उसका व्यय अनुकूल है, नियंत्रित है और गंदगी नहीं है। सातवें भाव के अधिपति पंचम में शनि और मंगल के साथ हैं। इस वजह से दाम्पत्य में और पति पत्नी के संबंध में बंधने से पहले निश्चित रूप से कुंडली दिखानी होगी। यह जातक मंगलिक है चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से मंगलिक नहीं है। विवाह कभी भी करना हो, धनु राशि की जातिकाएं, वृषभ राशि की जातिकाएं, उसके बाद कन्या राशि की जातिकाएं, वृश्चिक राशि की जातिकाएं ठीक रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर एक बात बता दूं, विवाह करने के लिए दिशा उत्तर बहुत अच्छी रहे, इनके लिए अंक 8 बहुत अच्छा रहे, इनके लिए नक्षत्र रेवती, पुनर्वसु, स्वाति, पुष्य, मृगशिरा, हस्त, रोहिणी, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे कोई भी काम करने के लिए। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं, इस वजह से राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है, हालांकि राजसिक ज्यादा है, तो राजाओं की तरह व्यक्ति जीवन जीने वाला हो जाएगा। राजसिक मतलब खूब ठाट बाट से रहना, खूब महंगे 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 सामानों का इस्तेमाल करना, मैटेरियलिस्टिक होना और बहुत ज़्यादा मित्रों के साथ गोचर करना, मतलब मित्र बनाने वाला, बहुत ज़्यादा ना भी हो तो फिर भी अच्छे मित्र रखने वाला होता है और कभी भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस और बयानबाजी नहीं करता। मीन लग्न के लोगों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो किसी से उलझना नहीं चाहते, चिंतन में उनका मन लगा रहता है, थोड़े अपने आप से दुखी होते हैं और दार्शनिक प्रवृत्ति को विकसित करने वाले होते हैं। मीन लग्न वालों की सबसे और भी अच्छी बात होती है कि ये किसी से भी बदला लेना नहीं चाहते हैं। मीन लग्न वालों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उनका रिसर्च हमेशा ही चलता रहता है अपने लेवल पे। मीन लग्न वालों की सबसे अच्छी बात होगी कि इनका दिमाग कभी भी एक जगह पे टिक नहीं पाता और इस वजह से वो कई बार चौतरफा सोचने के लिए
हमेशा ही एक्टिव होते हैं। उनका दिमाग कई बार एक जगह नहीं रहेगा, इसका अर्थ है कि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा दिखता है, जिसके कारण वो अगर किसी भी क्षेत्र पे पूर्णतया मेहनत कर दें, उसमें सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। दार्शनिक तत्वों से युक्त होने के कारण मीन लग्न वाले झगड़ालू नहीं होते, प्रवृत्ति शांत होती है, साधु प्रवृत्ति के होते हैं और इनका झगड़ा कभी किसी दूसरे से नहीं होता, खुद से ही होता है। मीन लग्न वालों की प्रवृत्ति चेंजेबल और फिकल माइंडेड होते हैं। इस वजह से कई बार इनको दुख भी होगा, क्योंकि आप किसी भी प्रवृत्ति में बहुत जल्दी बंधते नहीं हैं और स्वतंत्रता जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कई बार पतन का कारण भी और पतन का दरवाजा भी खोल देती है। ये चतुर्थ भाव के प्रभाव की कमजोरी आपको नीचे गिराएगी, इस वजह से हमेशा ही बच के रहिएगा। हमेशा शनि मंगल की दशाएं कुंडली में कमजोर ना हो, इस वजह से बजरंगबली की पूजा इस कुंडली में बनेगी। वैसे मीन लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं, मीन लग्न की कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे होते हैं, मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा और मीन लग्न की कुंडली के लिए ये कुछ ग्रह अच्छे होते हैं। जैसे मैंने क्या बात कही, मंगल, चंद्रमा, गुरु और बुध मारक होते हैं और शनि द्वितीय मारक के रूप में जाने जाते हैं। शनि इस कुंडली में जब भी आएंगे तो व्यक्ति को पापी चरित्र से कई बार में उद्वेगीपन जिसको बोल सकते हैं, या कई बार लालची स्वभाव का बना सकते हैं। व्यक्ति कई जगह से धन कमाना चाहेगा, ये उसकी प्रवृत्ति होगी। एक बात और बता दूं, आप अगर खुद का काम जब तक नहीं करेंगे, नौकरी करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस वजह से अगर मन करेगा तो खुद का काम कर लीजिएगा। अभी चल रही है चंद्रमा की दशा 2032 तक, 2025 के जुलाई तक ये कुंडली परेशान करेगी। उसके बाद जब गुरु आएंगे तो थोड़ी अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करेंगे। मंगल की दशा और बुध की दशा जातक को सुख देने वाली होगी, शनि की दशा परेशान करने वाली होगी, बुध की दशा में परेशानी होगी, बाधाएं उपस्थित होंगी, क्योंकि ये द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है। याद रखिएगा, जब कभी द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली बने, मतलब 3, 6, 9, 12 केंद्र में बन जाए, तो 7वां भाव बाधक भाव के रूप में उपस्थित होता है। इसके कारण जब कभी भी उस ग्रह की दशा चले तो ऐसी स्थिति में वो आपके यश को, कीर्ति को, आपके डेली रूटीन को, आपके प्रभावों को और आपके व्यस्त जीवन के लिए वो कई बार खतरा हो जाता है, या फिर कई बार वो आपको परेशान करता है। निश्चित रूप से जब कभी भी बाधकेश एक्टिव होंगे तो बाधाएं उत्पन्न करेंगे। इस कुंडली के लिए सूर्य आपको चरित्रवान बनाएंगे जिस नक्षत्र में बैठे हैं और जिस डिग्री पे बैठे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको प्रेमी किस्म का बनाएंगे और कई बार आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। जैसे आप कला क्षेत्र को परखने लगें, कई बार ये हो जाए, कई बार ये दिख जाए, कभी ऑप्शन कई सारे दिखेंगे और आपको वो भ्रम में डालना चाहते हैं, पर नहीं होना। 1 से 2 ऑप्शन तो चलता है, पर बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में। ऐसे अभी चंद्रमा चल रहे हैं जो पंचमेश हैं, अभी व्यक्ति को पढ़ने पे खूब ध्यान देना चाहिए और जो मेन काम है उस पे ही फोकस में रखने की आवश्यकता है, उसको ही फोकस में रखिए। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास क्रिएटिविटी है, खेल क्षेत्र और कला क्षेत्र, इस तरफ का क्षेत्र भी आप ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, पर मेन स्ट्रीम के बाद आप अगर कला क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो निस्संदेह जा सकते हैं, पर वो मुख्यतया नहीं है, वो दूसरे नंबर पे है। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास तकनीक और आजकल की तकनीकी शिक्षा, इससे वो आपको युक्त रखेंगे। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको भ्रमित होने वाला और बहुमुखी कई सारा ऑप्शन दिखाने वाला भी बना रहे हैं। पेट के रोगी ना हो और मसालेदार भोजन से बचें। विदेशवास आप हमेशा कर सकते हैं। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको कई बार उद्वेगी और अनुभवी, साथ ही साथ ईगोइस्टिक नेचर दे सकते हैं। हालांकि व्यक्ति फिर भी चरित्रवान ही बना रहेगा। गुरु से चंद्रमा का प्रभाव तृतीय एकादशवें का है, इस वजह से इसे खराब नहीं कहेंगे। केंद्र में होते तो और भी अच्छी बात हो जाती। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति बुद्धिमान है, अनुभवी है, ठाकुर जी का भक्त है, माता पिता की सेवा करने का भाव रखता है और अपने माता और पिता के सुखों से वंचित है। राहु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में राहु जैसा परिणाम करेंगे, अपनी दशा में वो कमजोर और कमजोर परिणाम करेंगे। इस वजह से बच के रहने की आवश्यकता होगी।
राहु मृतप्राय हैं, अशुभ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो स्थिति उनकी देख रहा हूं उसके आधार पर थोड़ी सी चिंता तो वो व्याप्त करेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं, धनु राशि है, उसके ऊपर से 7.5 ढैया का प्रभाव है, इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। गुरु और सूर्य दोनों बहुत अच्छे बैठे हैं स्थिति में, तत्व के आधार पर शुक्र भी बढ़िया बैठ रहे हैं। मंगल और बुध में से दोनों को कमजोरी में, मंगल थोड़ी कमजोरी में ज़्यादा जा रहे हैं, बुध फिर भी ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में सूर्य को बल दीजिए, ये आपके आत्मबल को गिरने नहीं देगा। चंद्रमा जिस स्थिति में है उसके आधार पर शिव जी की पूजा इस जातक के नाम पे कभी कभी अभिषेक वगैरह कर देना चाहिए। घर में अगर कई बार ये जो स्थिति बनी है कुंडली की, यहाँ जो स्थिति बन रही है दशमांश कुंडली की, इसके लिए घर में कभी कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाना चाहिए, देवी कवच का पाठ माता जी को इनके लिए अवश्य कर लेना चाहिए। ये इतनी बात कहता हूँ। मंगल और बुध में से मंगल की दशा में अल्हड़पन चलता है और व्यक्ति अपने अनुभवों का संग्रह नहीं कर पाता है। बुध की दशा में बहुत विशेष लाभ तो न मिले, पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यक्ति का दिमाग खुराफात कर देता है। गुरु ठीक हैं, शनि भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, शनि बहुत अच्छे हैं, राहु और केतु ठीक नहीं है। इस वजह से इनकी दशा में किसी को देने से, कोई इन्वेस्टमेंट करने से, कोई भी निर्णय लेने से, किसी भी यात्रा पर जाने से, किसी के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने से और कोई भी बहुत बड़ा काम करने से बचना चाहिए। उस दशा काल में जितना ज़्यादा हो सके एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। अपने आप को बालक समझिए कि मुझे कुछ नहीं आता। किन दशाओं में आपको सावधान रहना है, इस कुंडली के आधार पे चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु केतु, इनकी दशाओं में आपको बहुत ज़्यादा निर्णय लेने से पहले सावधान, सतर्क और शांत रहना चाहिए। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव ठीक बना है, केंद्र त्रिकोण, नवम भाव ठीक बना है, त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में बैठा, चतुर्थ के बाद पंचम भाव बहुत अच्छा बना है, केंद्र त्रिकोण का योग। दो भावों के अधिपति बुध इस कुंडली में अगर यहीं कहीं बैठे होते तो और भी अच्छी बात हो जाती। हालांकि त्रिकोण में बैठे हैं, 2 केंद्रों के अधिपति होने से उन्हें दोष भी लगेगा और सूर्य के यहाँ बैठने के कारण कई बार घर में माहौल भी तात्कालिक खराब होता है। माता के साथ संबंध को ठीक रखने की कोशिश करने की आवश्यकता होगी। षड्बल में सारे ग्रह ठीक हैं, पेट की बीमारी ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। पिता को पेट का रोग देख रहा हूँ और चंद्रमा बैठे हैं, रोगेश से देखे जा रहे हैं, इस वजह से कई बार पिता को मनोरोगी बना देते हैं। अंक मैंने बताए, दिन बता दे रहा हूँ, गुरुवार और सोमवार बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी दान वगैरह करना हो गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र मैंने बताए, तारीख मैंने बताया, दिशा मैंने बताई। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दिशा जो है वो उत्तर पूर्व भी बहुत अच्छा रहेगा, ईशान कोण, और एक दिशा आपकी कुंडली के लिए वायव्य कोण भी बनेगा। ये 2 दिशाएं अच्छी हैं। भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में ठीक है। जब कभी भी कोई बहुत बड़ा काम करना हो तो शनि और गुरु की दशाओं को देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मंगल की दशा को प्रमुखतया प्राथमिकता देनी चाहिए। चंद्रमा की दशा में संतान, चंद्रमा की दशा में विवाह, शुक्र और बुध की दशा में विवाह, और शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, शुक्र में शुक्र, शुक्र में शनि, शुक्र में बुध, बुध में शुक्र, बुध में मंगल, बुध में शनि और बुध में सूर्य, ये सारी दशाएं कमज़ोर जा सकती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।